नमस्कार, कैशनार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। कांग्रेस की कमजोरी पर लगातार अब पार्टी के नेता ही सवाल उठा रहे हैं। कभी प्रदेश अध्यक्ष तो कभी कांग्रेस के विधायक संगठन को कमजोर बता रहे हैं और बीजेपी से सीख लेने की सलाह दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी के हालात और स्थिति को देखते हुए संगठन में बदलाव किया। पुराने चेहरों को पीछे करते हुए युवा चेहरों के हाथ में जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। कांग्रेस की लड़ाई सबसे ज्यादा खुद से है, क्योंकि पार्टी के अंदर नेता एक दूसरे की टांग खींचने से ज्यादा और कुछ करते नहीं दिख रहे हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जुबानी जंग बंद करने को लेकर नसीहत दी, तो वहीं अब द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने माना है कि कांग्रेस में संगठन का अभाव है। उनका कहना है कि कांग्रेस में प्रत्याशी खुद अपने बलबूते चुनाव लड़ता है, इसीलिए कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के साथ ही संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। कांग्रेस के लिए जब तक हम अपने संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, क्योंकि संगठन एक ऐसी रीढ़ की हड्डी होती है। आज बीजेपी संगठन से है, ना कि नेता से है। हम खुद चुनाव लड़ते हैं तो खुद हम अपने बलबूते पे चुनाव लड़ते हैं। संगठन का हमारे यहाँ बहुत अभाव रहता है। हमें संगठन को मजबूत करना है। जिस तरीके से बीजेपी जो है अपने संगठन को मजबूत करने के हर समय प्रयास कर रही है। हमारे एक कार्यकर्ता है, हमने अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाकर उनको भी मजबूत करना है। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने विरोधी पार्टी यानी सत्तासीन बीजेपी के संगठन की तारीफ की और सलाह दी है कि कांग्रेस को बीजेपी से सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संगठन चलाने के लिए पैसा, झंडा समेत कई चीजों की आवश्यकता होती है। जब तक कांग्रेस अपना संगठन मजबूत नहीं करेगी, तब तक पार्टी लगातार नीचे गिरती जाएगी। कई कमियां भी है कांग्रेस के अंदर। भाई होता है, संगठन में पैसे की भी आवश्यकता होती है, झंडे की भी आवश्यकता होती है, पर्चों की भी आवश्यकता होती है, मोटरसाइकिल, पेट्रोल आदि की व्यवस्था होती है। इसके भी संगठन हमारा मैं तो हाईकमांड को कहता हूँ इस तरीके के मजबूत करे। जब तक संगठन हम लोग मजबूत नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी नीचे गिरती जाएगी। कुल मिलाकर कहें तो पार्टी के नेता हो या कार्यकर्ता, हर कोई ये बात बखूबी समझ रहा है कि आखिर किसके किस बयान से और किसकी गतिविधियों से पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। आखिर किस चीज की कमी के कारण पार्टी पिछड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी के दिग्गज नेता ही आपस में टकरा रहे हैं और पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। देखिए, तो आज का टाइटल हमने दिया है कि आखिर और कितनी नसीहत की जरूरत है कांग्रेस को, क्योंकि कल ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने नसीहत दी थी अपने पार्टी के वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं को कि आपस में जो जुबानी जंग है उसे अब दूर किया जाए और पार्टी संगठन को कैसे मजबूत करना है, तालमेल कैसे बिठाना है, कैसे पार्टी को आगे लेकर चलना है, इस पर विचार विमर्श किया जाए। लेकिन आज ही कांग्रेस के विधायक इस तरीके से नसीहत देते हुए नजर आते हैं, सुझाव देते हुए नजर आते हैं। और मदन बिष्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि पार्टी और यहाँ पर संगठन में एक तरीके से तालमेल भी नहीं है और संगठन जो है वो काफी ज्यादा कमजोर है और हमें यहाँ पर बीजेपी से सीख लेने की जरूरत है। इसीलिए कहा जा रहा है कि और कितनी नसीहत की जरूरत है कांग्रेस को। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं। हमारे साथ सत्यवीर चौहान जी बीजेपी से चर्चा में जुड़ गए हैं, कांग्रेस से शिषपाल बिष्ट जी हमारे साथ हैं और यूकेडी से राजू बिष्ट जी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत हमारी चर्चा में। चर्चा की शुरुआत शिषपाल जी आपके साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि कल भी कुछ इसी से मिलता जुलता मुद्दा था और आप ही मेहमान भी थे कांग्रेस की तरफ से और कल भी हमने इसी मुद्दे पर चर्चा की थी। लेकिन कल प्रदेश अध्यक्ष ने नसीहत दी, लेकिन आज आपकी पार्टी के विधायक नसीहत दे रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं। आखिर और कितनी नसीहत की जरूरत है? क्यों एक बार में समझ नहीं आ पा रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को और कांग्रेस को कि हमें वाकई अब आगे उठकर चलने की जरूरत है? देखिए रीना जी, जहां तक आपने हमारे माननीय विधायक मदन बिष्ट जी की क्लिपिंग के द्वारा ये बताया कि वो कांग्रेस पार्टी को नसीहत दे रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं मानता। मदन बिष्ट जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ विधायक हैं और जिस प्रकार एक कार्यकर्ता के तौर पर सभी कांग्रेस जनों की पीड़ा कांग्रेस संगठन को लेकर है, उसी प्रकार मदन बिष्ट जी ने भी अपनी पीड़ा और अपने सुझाव रखे। तो ये कोई बहुत
वैसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कांग्रेस के अंदर पहले से ही आंतरिक और स्वस्थ लोकतंत्र है और सभी प्रकार से अगर ये कोई मीडिया में उन्होंने संगठन बयान दिया है, मीडिया में शिषपाल जी, नहीं, मीडिया में आकर वो बयान दे रहे हैं। मैंने कहा यानी कि वाकई कांग्रेस के नेता, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष समझ रहे हैं कि स्थिति कांग्रेस के अंदर ठीक नहीं है, जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। रीना जी देखिए, किसी भी पार्टी, किसी का भी घर परिवार होगा, अपने घर को दुरुस्त करने के लिए, अपने घर को मजबूत करने के लिए सभी की चिंता होती है। और इस प्रकार आज कांग्रेस के विधायकों की तो ही नहीं, चिंता तो वही सभी होती है कांग्रेस ना जनों की जहां पर चिंता कुछ है। कमजोरी या फिर कुछ कमी होती है। नहीं, निश्चित बिना कमी के कौन सी चिंता? नहीं, निश्चित तौर पर रीना जी कहीं ना कहीं सांगठनिक कमजोरियां होंगी, ये सभी कांग्रेस जन आज होंगी नहीं सर, महसूस कर रहे है। हैं। आप भी एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी के विधायक एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष से कबूल कर रहे हैं, तो आप फिर ये क्यों कह रहे हैं कि होंगी? ये तो सबके सामने जग जाहिर है। देखिए रीना जी, कांग्रेस संगठन अगर बहुत ज्यादा कमजोर होता, मैं आंकड़ों के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, आप मुझे 5 मिनट का समय जी। दें कि रीना जी, जहां आज उत्तराखंड चुनाव अभी 2002 में प्रदेश के अंदर अभी संपन्न हुआ 2022 और 2022 में प्रदेश के अंदर संपन्न हुआ। कंफ्यूजन कितना ज्यादा हो रहा है, क्योंकि संभाल नहीं पा रहे कि क्या कहना है नहीं, पार्टी के बचाव में। 2022 में अभी संपन्न हुआ और 22 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा मतों से इस प्रदेश की सत्ता में आने से नहीं रही। आपको पता है कि केवल 60,000 वोट अगर प्रदेश में कांग्रेस को पड़ जाता, और पिछले 2017 के प्रदर्शन के मुकाबले कांग्रेस का 4.4% मत प्रतिशत इस प्रदेश के अंदर बढ़ा। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी 2017 में जो प्रदेश के अंदर से लंबी टूट के बाद, लंबी तोड़फोड़ के बाद, लंबी खरीद फरोख्त के बाद अगर प्रदेश के अंदर सत्ता में आने में सफल रही थी, तो उसका अगर आप देखेंगे, आप अगर चुनाव आयोग से आंकड़े लेंगे तो 0.29%, आधे % से भी अधिक मतों से उन्होंने प्रदेश के अंदर सरकार बनाई। तो पिछली बार की तुलना में इस बार भी कांग्रेस का मत प्रतिशत प्रदेश के अंदर बढ़ा। इससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस जनता के अंदर अपना विश्वास खो रही है, जनता कांग्रेस पर विश्वास कर रही है। शिषपाल जी कि आप लोग सत्तासीन हो जाएंगे, लेकिन सत्ता से इस बार भी आप लोग दूर रहे, तो ये उपलब्धि नहीं हुई फिर आप लोगों की। हालांकि हाँ, आंकड़े जरूर आप लोगों के बढ़े हैं, 11 से 19 पर आप लोग जरूर आ गए, लेकिन जो सपना तो आप लोगों ने यही देखा था ना कि सत्तासीन होने का, लेकिन सत्तासीन होते होते कैसे रह गए? ये चूक कैसे हुई? कहाँ गलतियां हुई? देखिए रीना जी, ये जो वरिष्ठ नेता है एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, यही तो एक वजह है ना। देखिए रीना जी, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में वास्तव में कांग्रेस का थोड़ा सा सांगठनिक ढांचा कमजोर है। हमारे ये मानने में मुझे कोई भी संकोच नहीं होगा मतलब मानते हैं कि बीजेपी से सीख लेने की जरूरत है कांग्रेस को। कहीं जिस प्रकार की गतिविधियां, सीख लेने की जरूरत है कांग्रेस को जिस प्रकार की गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी करती है, उनके साथ एक बहुत बड़ा हाथ आरएसएस का होता है, आरएसएस के आनुषंगिक संगठनों का होता है, और उसी से प्रेरणा लेते हुए भाजपा का आंतरिक ढांचा भी संघ की तर्ज पर बहुत ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में मुखर रहती है, जनता के सवालों को लगातार उठाती है, लेकिन सांगठनिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरह, संघ की तरह कहीं ना कहीं कांग्रेस के ढांचे में कमियां हैं। इसको मैं भी मानता हूं, मदन मिश्र जी भी मानते होंगे, और कहीं ना कहीं हरीश रावत जी भी मानते होंगे। आज एक्सेप्ट तो किया आपने कि वाकई कमियां हैं जिसे दूर करने की जरूरत है। हमने कहा हम लोकतंत्र में हमारा विश्वास है। थोड़ा सा हेल्दी डिबेट हो रही है, तो इसलिए अब क्योंकि कबूल कर लिया शिषपाल जी ने भी कि हाँ, बीजेपी से हमें सीख लेने की जरूरत है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, तो मैं चाहूंगी कि जरा कुछ सुझाव भी अगर आप यहाँ पर देना चाहते हो, अगर विपक्षी दल को, कि कैसे ऊपर उठ सकती है कांग्रेस, कैसे संगठन को मजबूत किया जा सकता है। रीना जी, आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। जी रीना जी, मैं कहना चाहूँगा, जो मदन बिष्ट की आवाज़ है वो मदन बिष्ट की आवाज़ नहीं, वो वहाँ के कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के मूल कार्यकर्ताओं की आवाज़ वो आज आपके एचएनएन के द्वारा पूरा प्रदेश सुन रहा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या चाहता है। वो चाहता है कि जिस प्रकार से हमने उनको आशीर्वाद दिवाया है, वो एक प्रतिपक्ष का जो महत्वपूर्ण रोल है संविधान के अंदर, राज्य के अंदर, उस रोल को अदा करे और हमारी बात को पहुँचाए। मगर स्थिति ये है कि अब ये आपने देखा हो जिस प्रकार से इनका नया संगठन के अभी चुनाव हुए, वो एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा, हमारा जो दल है वो किसी व्यक्ति को मजबूत करने के लिए दल नहीं है, राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने का दल है। और किसी भी राष्ट्र को अगर मजबूत बनाया ना, विश्व गुरु बनाना है,
तो उसको अपना इतिहास और भूगोल पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार कांग्रेस को मैं कहना चाहूँगा, जो इतने सालों तक आपने मैकाले की जो नीति को अपनाया, उसी का परिणाम आज परिलक्षित हो रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो आवाज़ें निरंतर आज तो मदन बिष्ट के यहाँ से आई है, ऐसे ही आपके चैनल पे मैं पहले ही बैठा था जब हरीश धामी जी की, और निरंतर और ये मैं कह रहा हूँ 5 साल तक यही होगी। और इन्होंने अभी एक बात और रखी यहाँ पर शिषपाल जी ने कि हमने जोड़ तोड़ किया। अरे जब आपके मुखिया सबका होता है, हमारा ही मुख्य थे हरीश रावत जी, मगर वो किसी दल के थे, वो उसी विचार और नीति पे चलते हैं। तो आप ही बताइए, जब मुख्यमंत्री कार्यालय से उत्तराखंड शर्मसार हो रहा हो, उसका जो गौरव है विश्व में गुणगान होता है, जब वो नीचे धरातल पर रसातल पर चल जाए, वहां से ऑडियो और वीडियो लीक हो, तो क्या उनको स्पष्टता से नहीं दिखेगा कि हमारा हित किस ओर है? हम किसी दल के विरोधी हो सकते हैं, उसके विचारधारा से विरोधी हो सकते हैं, मगर हम राज्य और राष्ट्र की विचारधारा से तो अलग नहीं हो सकते ना। उसकी अस्मिता बनी रहनी चाहिए, उसके लिए तो हमें खड़ा होना चाहिए। तो वही उस समय का कारण रहा। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा, अभी राज्यसभा के चुनाव हुए, इन्हीं के पार्टी के धुआंधार प्रवक्ता है आचार्य प्रमोद जी, राजनाथ सिंह के खिलाफ वो चुनाव लड़े। उन्होंने ही कहा कि विचारों की लड़ाई क्या होती है। उन्होंने कहा कि मैं जब बैठक में बैठा था, राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, उन्होंने ही कहा कि कुछ कांग्रेस के अंदर ऐसे नेता है जो कहते हैं कि हिंदू सबसे भी जिनको नफरत होती है, तो वो किस और राष्ट्र को ले जाना चाहते हैं। उन्होंने एक शब्द को और इंगित किया कि हम किसी के विरोधी हो सकते हैं, मगर राष्ट्र के विरोधी नहीं हो सकते, किसी दल के विरोधी हो सकते। और दूसरा, इन्होंने वोटों की बात करी, वोट परसेंटेज की। शिषपाल जी, आपको याद दिला दूं, हमने कभी वोटों के लिए सौदा नहीं किया। हमारी सरकार चाहे केंद्र में थी अटल बिहारी वाजपेयी की, 1 वोट से गिरी थी। और उस समय का वक्तव्य सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा था राम जी को याद करते हुए कि राम जी ने कहा था कि मैं मृत्यु से डरता हूं, मगर मैं मृत्यु से नहीं डरता हूं, मगर इज्जत खोने से डरता हूं। वही उन्होंने कहा था कि इस संसद की जो गरिमा है, पूरा देश जिसके प्रति खड़ा होता है। वो बीजेपी कुछ और थी, ये आप भी समझते होंगे सत्यवीर जी। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र में हमने चुनाव लड़ा, जहां आप लोगों के पास आंकड़े नहीं होते, वहां पर भी आप लोगों की सरकार बन जाती है। अरे रीना जी, मैं आपको बता देता हूँ, महाराष्ट्र में हमने चुनाव लड़ा, शिवसेना के साथ, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा। उन्होंने गठबंधन का जो धर्म होता है उसको नहीं निभाया। हमने कहा ठीक है, आप जा सकते हो, लोकतंत्र में प्रक्रिया, आप जिसके साथ सरकार बना सकते हो। आज आप देख लीजिए, वो उनको लगा कि भाई हमारा तो वैचारिक दल वो है, उसके साथ जाना चाहिए। और आप देख लीजिए, कल ही अगर वो तो हमारा वैचारिक दल था, मगर आप ये देखिए कि कांग्रेस कल जब वहां पर वोटिंग होती है, विधानसभा के अंदर 11 एमएलए इनके चले गए, कहां गए हमें नहीं पता। तो इनका प्रदेश दर प्रदेश जब कार्यकर्ताओं की जो मूल अस्मिता है उसको नहीं पहचान रहे हैं, उनके संघर्ष को नहीं पहचान रहे, उनके बलिदान को नहीं पहचान रहे, यही होता जाएगा। चाहे प्रीतम सिंह का गुट देख लीजिए, यशपाल आर्य के देख लीजिए, हरीश रावत जी, इनके तमाम वैसे ही है। हमें तो केवल परिश्रम करना है, और हमने जो दृष्टि पत्र में संकल्प लिया है, जनता से वादे किए है, उस संकल्प को परिणित करना है। जब तक वो परिणित नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहकर उत्तराखंड को एक नया उत्तराखंड और अंत्योदय के जो विचार है उसको जब तक देखना होगा, क्योंकि 100 दिन तो आप लोगों ने भी पूरे कर दिए हैं। 100 दिन के भीतर कितना काम हुआ है? हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि 100 दिन के भीतर सिर्फ आप लोगों ने ये काम किया कि मुख्यमंत्री को जिताने का काम किया, उसके अलावा कोई और काम नहीं किया है। बहरहाल इस पर आप अपनी बात रखिएगा बाद में, लेकिन आगे चर्चा को मैं बढ़ा रही हूँ। राजू बिष्ट, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा इस पर कि और कितने नसीहत की जरूरत लग रही है कि कांग्रेस को, और कितना यहाँ पर जरूरत है कि उसे मोटिवेट किया जाए या नसीहत दी जाए, तब जाकर कांग्रेस जागेगी। और क्या लग रहा है कि वाकई इस वक्त में मुख्य विपक्षी दल का मजबूत होना कितना जरूरी है? जी, निश्चित रूप से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता माननीय हरीश रावत जी आज कहीं ना कहीं एक गुट या एक खेमे तक अपने आप को उन्होंने सीमित कर दिया है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से अभी चाहे द्वाराहाट विधायक जी अभी उनका बयान हो, इससे पहले अन्य विधायकों सब ने अपने अपने स्तर पे बयान से ये दिखाया कि पार्टी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो हो भी क्यों ना, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह गुट अपना अलग से अपने शर्ट को उनसे हरीश रावत जी की शर्ट से अधिक सफ़ेद दिखाने के लिए जद्दोजहद में लगा रहता है। और हरीश रावत जी का आप देख लीजिए, जिस प्रकार से अभी एक वो बात वो कहते हैं कि मैं प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुद्दों पे और राज्य के जो कोदा झंगोरा है उनकी बातें करता हूं। तो आप पहाड़ के गांवों में जाकर उनकी बात कीजिए। आप सहकारिता के लिए आप बोलते हैं कि
मैं धरने पर माननीय जो मंत्री जी हैं उनके आवास पर धरने पर बैठूंगा जो इसमें इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। आप इसका जायजा लेके आप प्रदेश के, क्योंकि जो पहाड़ है, उत्तराखंड हमारा उत्तराखंड मुख्य रूप से पहाड़ों में बसता है, तो आप पहाड़ों के मुद्दों की बात कीजिए। आप देहरादून में बैठ के आप एक दिन का धरना देके आप क्या दिखाना चाहते हैं? इससे ये जाहिर होता है कि आप भी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए और जो आपके समर्थक हैं उनको दिखाने के लिए मैं भी जिंदा हूं। और कहीं ना कहीं मैं हरीश रावत जी को ये संज्ञा भी दूंगा कि आप फेसबुक वीर के रूप में आप भविष्य में जाने जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आप आम खाते टाइम हो गया या कुछ भी जो आपके क्रियाकलाप होते हैं, दैनिक क्रियाकलाप, उनकी आप फेसबुक पे लगातार आप रेगुलर रहते हैं, अच्छी बात है, आप रहिए, आप इनका प्रचार कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमारे पहाड़ों में आप देख लीजिए परसों किस प्रकार की वहाँ पर दुर्घटना हुई और जो गाड़ी है वो एक्सीडेंट हो गई। तो आप पहाड़ों की सड़कों के बारे में, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में, शिक्षा नीतियों के बारे में इस पर बात कीजिए। कहीं ना कहीं आप आपस में इस प्रकार से मुद्दों से भटक चुके हैं और जो प्रदेश के मुख्य रूप से जो मुद्दे हैं उससे आप दूसरी लाइन में जाकर बात चले, करते ये तो हैं। मुख्य विपक्षी दल की बात हुई, लेकिन आपकी पार्टी क्षेत्रीय दल है, तो ऐसे में आप लोगों की क्या परफॉर्मेंस है? चुनाव के दौरान ही आप लोग जागते हैं या फिर वाकई इन दिनों में भी आप लोगों को जनता की चिंता है, जनता के मुद्दों की चिंता है? निश्चित रूप से उत्तराखंड क्रांति दल का आप देखेंगे कि जिस प्रकार से चुनाव में हमें परिणाम की चिंता नहीं है, परिणाम कुछ भी रहे, लेकिन प्रदेश के जो मुख्य मुद्दे हैं, प्रदेश के जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं, उनके लिए उत्तराखंड क्रांति दल धरातल पर निरंतर रूप से संघर्षरत रहती है। आप देख लीजिए, आज पीपीपी मोड पर जो हमारा डोईवाला हॉस्पिटल था उसको डाला गया था, उसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल के हमारे शिव प्रसाद सेमवाल जी हैं, उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था, तो आज उसको पीपीपी मोड से हटाया गया। जिस प्रकार से वहाँ से तमाम जो मरीज हैं उनको अन्य हॉस्पिटलों में वहाँ से रेफर किया जाता था। और इसके अलावा आप चाहे भू कानून की बात करें या प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे, युवाओं के रोजगार की बात करें, उसमें हम मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से जो आने वाला समय होगा और उत्तराखंड क्रांति दल का युवा मजबूती के साथ अपने आप को पेश करेगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ पर शिषपाल बिष्ट जी, क्योंकि जिस तरह से मुख्य विपक्षी दल की परफॉर्मेंस होनी चाहिए उससे वो परफॉर्मेंस अभी तक नजर नहीं आ रही है। अगर आप लोग किसी मुद्दे को उठाते भी हैं तो एक गुट आज प्रदर्शन करता है, दूसरा गुट दूसरे दिन प्रदर्शन करता है। इससे साफ जाहिर हो जाता है और जनता भी बखूबी देखती है कि आखिर एक पार्टी कितने धड़ों में बटी हुई है। तो आपको लगता है कि ये मौका आ गया कि वाकई इस पर काम करने की जरूरत है कांग्रेस को? देखिए रीना जी, जहां तक आपने कहा कि कांग्रेस आज गुटों में बटी हुई है और एक गुट आज प्रदर्शन करता है, दूसरा अगले दिन करता है, ऐसा मेरे संज्ञान में कहीं भी नहीं है। कहीं एक आध क्षेत्रों में ऐसा हुआ होगा कि समय की से सूचना नहीं हो पाती कई बार, क्योंकि ये पर्वतीय जनपद है, आप जानते हैं पर्वतीय हाल ही राज्य में है। तो देखिए ना, पिछले हफ्ते की बात है जब आपकी पार्टी का एक गुट जो है वो अलग प्रदर्शन कर रहा है और फिर उसके 2 दिन बाद हरीश रावत जो है वो वरिष्ठ नागरिकों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। 2 दिन बाद नहीं रीना जी, देखिए यहाँ पर मैं आपकी बात को करेक्ट करना चाहूंगा कि जिस प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं वो पूरे प्रदेश के अंदर 70 की 70 विधानसभाओं में अग्निवीर योजना के खिलाफ, अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया। और हरीश रावत जी स्वयं यहाँ 3 विधानसभाओं उस कार्यक्रम में शामिल हुए। जहां तक आपने बात की, आपने कहा कि 2 दिन बाद नहीं, 29 तारीख को, लगभग उसके 1 सप्ताह बाद हरीश रावत जी ने जो है राज्य भवन में राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने का एक कार्यक्रम सभी राजनीतिक दलों के साथ रखा था। उन्होंने एक सामूहिक 27 तारीख को आपकी पार्टी का एक कार्यक्रम था जिसमें प्रदर्शन किया आप लोगों ने विधानसभा वार, 27 तारीख, और 29 तारीख को किया था हरीश रावत ने वरिष्ठ नागरिकों के साथ। देखिए रीना जी, मैंने कहा ये कार्यक्रम सब पहले से तय रहते हैं। कुछ कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम होते हैं, कुछ वरिष्ठ नेता अपने स्तर से कार्यक्रम लगा देते हैं। तो कांग्रेस की मजबूती के लिए ही है कि अधिक से अधिक कार्यक्रम में एक मंच पर आपकी पार्टी के नेता क्यों नहीं जुटते हैं? सब एक ही क्यों मंच ये पर। मैसेज आप लोग नहीं दे पा रहे जनता को? देखिए रीना जी, और क्या यही वजह तो नहीं रह गई कि आप लोग सत्ता से दूर रहे? चले जाए कि कांग्रेस जो बीजेपी का संगठन है वो कितना मजबूत है, उनसे सीख लेने की जरूरत है। इसी मुद्दे पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। शक्ति बर्तवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति बर्तवाल जी, स्वागत है आपका, लेकिन आपके पास मैं आती हूँ, लेकिन उससे पहले शिषपाल जी आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। जी, तो रीना जी, मैं कह रहा था कि क्योंकि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने इससे पहले कहा कि हरीश रावत जी जो खरीद फरोख्त पर बात आई 2017 में जो सरकार डिस्टर्ब हुई उससे पहले, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से संदेश सही नहीं जा रहा था। तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए,
आपके अभी मैं पिछली सरकार पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पिछले मुख्यमंत्री पर, लेकिन इसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में क्या अच्छा संदेश जा रहा था जब खनन प्रिय मुख्यमंत्री की आपकी छवि बन रही थी और आपके ही मुख्यमंत्री ऑफिस से एक पीआरओ के द्वारा खनन के ट्रक को छुड़ाने के लिए पत्र लिखा जाता है और उसके बाद उसको दिखाने के लिए जब हो अल्लाह मीडिया में होता है, जनता के बीच में होता, तो उस पीआरओ को हटा करके फिर आप 1.5 महीने बाद उसको दोबारा से रख लेते हैं। तो तब मतलब जनता के बीच में मुख्यमंत्री कार्यालय से बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। जब आईएएस अधिकारियों के और मंत्रियों के बीच में खुले चौराहों पर झगड़े हो रहे हैं, तब ये मुख्यमंत्री कार्यालय से बहुत अच्छा संदेश जाता है। उद्योग समिट इस प्रदेश के अंदर करोड़ों रुपये इन्वेस्ट करके और यहाँ पर हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट का झांसा और सपना सब्ज बाग प्रदेश की जनता को दिखाया गया। धरातल पर आप टॉर्च लेकर, जो मुख्य विपक्षी दल है, ये तो जिम्मेदारी आप लोगों की है ना, आप उठाएंगे, लेकिन आप लोग तो आपस में ही उलझे हुए हैं। रीना जी, हम कह रहे हैं हम टॉर्च लेकर उस उद्योग समिट के हजारों करोड़ को ढूंढने के लिए हम अगर जनता के बीच में आज चलते हैं पूरे राज्य के अंदर, आप मुझे बता दीजिए का 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। जब सूर्यधार झील का मामला मुख्यमंत्री कार्यालय पर सीधे उंगली उठती है, तब मुख्यमंत्री कार्यालय से बहुत अच्छे संदेश जा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी यही तो कह रही हूँ ना, तो ये तो आप लोगों का काम है ना, लेकिन आप लोग तो आपस में ही उलझे हुए हैं। कैसे आप देखेंगे कि मुद्दों को उठाना है, प्रमुखता के साथ उठाना है? रीना जी, छोटी मोटी बातों को लेकर कांग्रेस के अंदर कोई, मैंने आपको कहा, आपस में कोई नहीं उलझा हुआ है। सभी लोग आप कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए तो फिर कहाँ बिजी है, कहाँ बिजी है? फिर क्यों नहीं उठा रहे कि इतने साल हो चुके हैं समिट को, अभी तक क्या मौका मिला, कौन सा प्लेटफॉर्म मिला? लगातार उठ रहे हैं और भविष्य में इस मामले को हम पूरे जोर तरीके से उठाएंगे। ठीक है, शक्ति बर्तवाल जी क्या कहेंगे, क्योंकि कितनी नसीहत की जरूरत और कांग्रेस को लग रही है? कल प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कि जो वरिष्ठ नेताओं के बीच में जुबानी जंग चल रही है, इससे पार्टी कमजोर होती है, कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर होता है। आज यहाँ पर कांग्रेस के विधायक जो है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, मदन बिष्ट ने, कि जो सीख है वो लेने की जरूरत है बीजेपी से कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। निश्चित रूप से रीना जी, पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं, जब से चुनाव हारी है कांग्रेस, तब से संगठन में जिस तरीके से बदलाव होने चाहिए थे और इस तरीके से नए प्रदेश अध्यक्ष जो बने, भले वो ये बात जरूर कह रहे हैं कि वरिष्ठ नेताओं की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष जी को भी अपने सेल्फ एनालाइज करने की आवश्यकता है, क्योंकि कार्यकारिणी का गठन जितनी देरी से हो रहा है और तमाम जो पद हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं संगठन में एक सही मैसेज नहीं जा रहा है। जो कार्यकर्ता है वो तो जुड़ रहा है कांग्रेस से, लेकिन जो टॉप लीडरशिप है उसे लेकर कहीं ना कहीं आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। और जैसे मदन बिष्ट जी जो द्वारहाट के विधायक है, उनकी जो वर्डिंग मैं सुन रहा था, तो निश्चित रूप से उन्होंने एक सही सवाल उठाए। इसे मतलब इस रूप में भी नहीं लिया जाना चाहिए कि वो एक आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मदन बिष्ट एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता के साथ साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और वो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। और उन्होंने अगर कोई राय दी है तो कांग्रेस को उस राय को मानना चाहिए। और मदन बिष्ट को जहाँ तक जो उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, वो एक छात्र संघ से निकले हुए राजनेता हैं। 1982 के आसपास वो डीएवी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रेसिडेंट हो गए थे, फिर उपाध्यक्ष रहे और फिर एनएचयूआई के ज्वाइंट सेक्रेटरी एनएचयूआई हो गए, राष्ट्रीय कांग्रेस में आ गए। ये तो कहीं ना कहीं एक ऐसा नेता जो ये बात कह रहा हो, जो संगठन के साथ रहा और कांग्रेस के विचारों के साथ उनका जुड़ाव लंबे समय तक रहा है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को अब इस बारे में सोचना चाहिए कि क्यों ऐसी स्थितियां आ रही हैं। क्या वाकई कांग्रेस के हर बड़े टॉप लीडरशिप को ऐसा लग रहा है कि संगठन के रूप में वो कमजोर है? और जैसा उन्होंने उदाहरण दिया है, निश्चित रूप से है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज मजबूत है पूरे देश भर में, चाहे प्रदेश में हो, और एक अनुशासन भी होना चाहिए संगठन के अंदर। जब तक आप अनुशासन कायम नहीं करेंगे तो आप जो नीचे तबके का जो कार्यकर्ता है उसमें एक मैसेज नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसी चीज़ों को लेकर जो विधायक मदन बिष्ट जी ने जो सवाल उठाए हैं, यही उनकी आशंकाएं रही होंगी। और वो पहले भी आपने देखा होगा, जो 2017 में जब हरीश रावत जी की सरकार टूटने से पहले वो कई बार ये बात कहते रहे कि सरकार और संगठन के बीच में तालमेल नहीं है। वो पहले नेता थे जब उन्होंने ये बात उठाई थी, और तब भी ये कहा गया था कि वो हो सकता है बीजेपी के संपर्क में हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। आज भी ये जब सवाल मैं कई लोगों से पूछ रहा था तो लोगों को ये लगा कि वो हो सकता है कि बीजेपी या, लेकिन मेरा जो मानना है और मैं जो देख पा रहा हूँ, ये राजनीतिक रूप से जितनी भी हमें समझ है, मुझे ये लगता है कि कहीं दूर दूर तक बीजेपी उनके संपर्क में नहीं हो सकती, क्योंकि वो हार्डकोर कांग्रेस के नेता हैं और वो ग्रास रूट पर काम करने वाले हैं। मैंने कहा ना, 1982 से वो कांग्रेस से जुड़े हुए सक्रिय सदस्य हैं।
तो तब से लेकर अब तक उनकी कोई पद की भी बहुत महत्वाकांक्षा, हमने उनको कभी नहीं देखा है कि वो पद को लेकर कभी भागते हों। लेकिन जो बातें उन्होंने उठाई हैं उस पर निश्चित रूप से कांग्रेस को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पर सत्यवीर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मुझे लगता है शिषपाल जी आजकल पार्टी की जो गतिविधियां है उथल फुथल हो रहा है उसी में व्यस्त है। आज के प्रमुखता अखबार में देख लोगे त्रिवेंद्र सिंह रावत पे क्या छपा है, इन्होंने नाम ले लिया, नाम के साथ बताता हूँ। और दूसरा उसके बाद जिस प्रकार से स्टार्टअप में आज हमारी रैंकिंग आई है वो भी इन्होंने नहीं पढ़ा है। तो हम तो वो सब कार्य करें, मगर संगठन की दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा हमारा संगठन वो था जनसंघ से चला और भारतीय जनता पार्टी तक आया। जब जनसंघ का जब हमारा बिखराव हुआ तब उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने बाहर आके कहा था और पार्टी के पहले अध्यक्ष बने, तब उन्होंने कहा था कि एक दल, इस दल के हुए अनेक टुकड़े, और एक पूरी कविता के उसमें कहा उन्होंने। और तो मैं कहना चाहूँगा हमारी पार्टी का संगठन मजबूत क्यों नहीं होगा? हमारे यहाँ चुनाव समय पे होते हैं और हर कार्यकर्ता के लिए काम है और हर काम के लिए कार्यकर्ता है, इस प्रकार से हमारा संगठन है। और आज आप देख लीजिए हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक देखोगे आप तो उनका टेन्योर लिमिटेड है कि कब तक कौन रहेगा, और उसके चुनाव भी कब होने हैं वो भी तय होते हैं। और आज आप देख लीजिए जब 1980 में 6 अप्रैल 1980 को हमारे दल का गठन हुआ और आज तक देख लोगे तो हमने 11 अध्यक्ष दिए हैं और किसी परिवार से अध्यक्ष नहीं दिए हैं, सब अपने बलबूते पे। हमारे यहाँ एक खूबसूरती है, जो बूथ का अध्यक्ष होगा वो राज्य का मुखिया भी बन सकता है और राष्ट्र का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ये खूबी हमारे संगठन के अंदर है और हमारे कार्यकर्ता के अंदर इस प्रकार की क्षमता है और क्षमता के आधार पर हम उसको कार्य देते हैं। ये नहीं कि वो किसी विशेष परिवार से, हमारे यहाँ कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है कि जो सोने की और चांदी की चम्मच लेके पैदा हो और उसके बाद उसका अन्न ग्रहण हो। हमारे यहाँ वो कार्यकर्ता है जो धूप में भी और तपस्या करता है और बरसात में भी और सर्दी में भी तपस्या करता है, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और अरुणाचल से लेके यहाँ उत्तराखंड की वादियों तक वो काम करता है। और इसी का परिणाम है कि हम बंगाल में भी अगर इतने हम प्रतिशत में हमारे वोट बढ़े, हमारी 77 सीटें आई और कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल जो 137 साल पुराना दल है वो वहां पर भी 0 हो जाता है। और आने वाले समय में जो हमें कहा करते थे कि 2 है एकला चलो की राह की हमें जो व्याख्या दिया करते थे, आज वो उनकी ऐसी स्थिति हो गई है। और अभी आप देखिए जो उदयपुर में जो घटना घटती है उस प्रकार सभी ने, चाहे हमारे विरोधी क्यों ना हो, उन्होंने भी इसका कंडेम किया कि इस प्रकार की निंदे मानवीय मूल्यों का हनन करती है। और आप देख लीजिए इनके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी जी, किस प्रकार का उनके व्याख्यान होता है, नादान बच्चे हैं। अरे किस कहाँ बोल रहे हो यार सतबीर जी, क्या हो गया? हमें मत फंसाओ यार, यहाँ कोर्ट इस पर बोल चुकी है। ये गलत है, ये आपके फेक न्यूज दर्ज हो चुका है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। अरे हाँ सतबीर ये इससे ज्यादा अति उत्साह में जाते हैं सतबीर जी, अति उत्साह खतरनाक है सतबीर जी। अरे अति उत्साह ने देखा है, अभी दिख ही रहा है, सब दिख रहा है। ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जहाँ देखो शक्ति जी नहीं सतबीर जी मेरी आपसे गुजारिश है, सतबीर जी आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आप अपनी पॉलिटिकल लाइन पर बोलिए। बता देता हूं अभी आपको, इनके शिक्षा मंत्री है, अभी आप देख लीजिए वो किस प्रकार से ट्रेंड हो रहे हैं। वहां पर एक स्कूल में किस प्रकार की घटनाएं घटती है वो मैं आपको बता दूं। जिस प्रकार से वहां पर एक आबादी ज्यादा हो गई है, उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो हो रहा है स्कूल में वो नहीं होगा, हमारे अकॉर्डिंग होगा। वो छत्तीसगढ़ की घटना से मैं आपको अपडेट करा देता हूं अगर ये नहीं अपडेटेड। दूसरा मैं बता देता हूं, हम इतने उत्साहित नहीं है कि महाराष्ट्र में उस दल के साथ सरकार बना ले जिसके साथ हमेशा विरोधी रहे, और अंततः क्या हुआ वो भी आप देख रहे हो परिणाम। और कल देखा कि 11 एमएलए जब वोटिंग होती है तो कहां गायब है। दूसरा मैं कहता हूं कांग्रेस का कोई विचार नहीं, कांग्रेस की अलग-अलग राज्य में पहुंच गए सत्यवीर जी, उत्तराखंड की तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं। अरे कांग्रेस चलती कहां से? 10 जनपद से चलती है। यहाँ से इन्होंने खुद बोला कि हमारी कहां से चलती है, नागपुर से चलती है, ऐसी बात मत यहाँ से तब चलेगी ना। यहाँ की भी अरे बताइए, सरकार की भी तो बात कीजिए ना। अभी 100 दिनों की बात की, रीना जी कह रहे 100 दिनों में आप लोगों ने सिर्फ मुख्यमंत्री को जिताने का काम किया और कोई उपलब्धि नहीं है 100 दिनों की। यहाँ की आप बात नहीं कर रहे हैं, आप कहीं अलग-अलग राज्यों में जा रहे हैं। रीना जी मैं आपको बता दूं, हम कांग्रेस के लिए वो नहीं है कि हम कांग्रेस को अपना रिजल्ट देंगे, हम उनको रिजल्ट देंगे जिन्होंने हमें चुना है, उत्तराखंड की जनता ने, चाहे वो किसी दल से रही हो। जनता ही तो देख रही है। सुनिए अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो व्यूअर्स ही तो देख रहे हैं। सत्यवीर जी के पास हिंदू मुसलमान के अलावा फिर बोलने के लिए कुछ नहीं है। अरे वो मणिशंकर, देखो वो मणिशंकर बता सकते हैं आपको, जो पाकिस्तान में जाते हैं आपको सिद्धू बता सकते हैं, जो बाजवा। मैं उस मुद्दे पे नहीं जा रहा था, ये उस मुद्दे पे आप लेके जारी की गई है, आपकी पार्टी की तरफ से गाइडलाइन आप लोगों के लिए भी जारी की गई है कि धर्म के
मुद्दे पर किसी भी तरीके से आप लोगों को पार्टी लाइन से बाहर जाकर बात नहीं मैंने करनी किसी है। धर्म का नाम नहीं लिया तो रीना जी, आप इसीलिए चाहे धर्म दोबारा के चलवा मुद्दे पर मत जाइए ना। धर्म से मुद्दे धर्म के मुद्दे पे वो गए, धर्म के मुद्दे पे रीना जी वो रोका शिषपाल मैंने जी गए। उनको, आपको रोका बस मैंने में बता उनको। दूं। नहीं, मुद्दा ठीक है, उन्होंने वापस उठाया। आइए, मैं बता दूं, वापस आइए। रीना जी ना- मुद्दा सत्यवीर जी ने हाँ। उठाया, हमने नहीं उठाया। ठीक है। जी मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया शिषपाल जी, और हमें फिर आप उदयपुर पे जाएंगे तो क्या मतलब है उदयपुर का? सुप्रीम कोर्ट नहीं, ने नहीं, अपना उदयपुर क्या- पूरी उदय- टिप्पणियां कर चुका प्लीज, है। अरे, प्लीज। सुप्रीम अरे, कोर्ट कह चुका है कि आपके एक- सिर पर सत्ता का नशा नाच अच्छा, रहा है। प्लीज, 113 शिषपाल जज जी। गए हैं आज, 113 जज आपको अच्छा, अपडेट कर शिषपाल देता हूँ। जी, शिषपाल जी, आज का 113 मुद्दा- जज गए हैं सुप्रीम आज कोर्ट। का आप मुद्दा इसका भी कांग्रेस बोल के दिया ऊपर है। करिए। आज का मुद्दा दूसरा कांग्रेस मैं के ऊपर है, मुख्य विपक्षी दल के ऊपर है। आप लोगों की जिम्मेदारी अब बनती है कि सरकार अपनी मनमानी गरिमा ना दसोनी करे जी इनकी मीडिया और प्रभारी है, सरकार- वो बोलती है कि जब इलेक्शन हो रहा था उस समय भ्रष्टाचार हुआ, आप हर तो अब डिबेट बताओ में किस गरिमा पर- दसोनी को क्यों लेकर आ जाते हैं? अरे, वो यहाँ मैं पर तो- प्रवक्ता के तौर पर बैठी हैं क्या? अरे लो, बेफिजूल की बात कर रहे हैं सर। अरे तो वो दुनिया प्रवक्ता भर के ये- नाम गिना रहे हैं, मैं रुकिए उनके ना, दल की नेता, मेरे दल की नेता थोड़ा है। रुकिए ना फिर। शिषपाल जी, जी अगर मुख्य विपक्षी दल कमजोर होता है और अगर आप लोग आपस में उलझे हुए हैं, तो देखिए सत्ता पक्ष तो फिर बिल्कुल आराम से बैठा होगा और जिस तरीके से उनका मन करेगा वो उस तरीके के डिसीजन लेगा, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब गंभीरता के साथ इस मुद्दे पर आप लोगों को विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल रीना जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सत्ता का जो आज नशा है भारतीय जनता पार्टी के सिर पर चढ़कर बोल रहा है, और इनको कांग्रेस पार्टी ये छूट बिल्कुल नहीं देगी इस राज्य के अंदर, तो कदापि उत्तराखंड के अंदर, कि ये अपनी मनमानी कर पाए। हमने कहा कि हम सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, अभी इन्होंने गैरसैंण के मुद्दे पर जो जनता से वादा किया था कि हम गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी में जो सत्र चलाएंगे, अभी आपने देखा कि ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण के अंदर नहीं करा पाई है, और उसका तर्क ये दिया कि 4 धाम यात्रा के कारण गैरसैंण में विधानसभा का सत्र हम आयोजित नहीं कर पाते। चुनाव पूर्व ये जनता से जो वादे करते हैं उसके बाद उसके कुतर्क ढूंढ लेते हैं। रीना जी, मैं कहना चाहूंगा कि 4 धाम यात्रा कोई 2022 में ही हो रही है, ये तो 23 में भी होगी, 24 में भी होगी, ये सदा होगी। इसमें आप लोगों की मुद्दों से कमजोरी है। भटकाने आपने का काम। ग्रीष्मकालीन राजधानी, आपने गैरसैंण का जिक्र किया। आप लोगों ने कहा था कि गैरसैंण में सत्र सरकार करवाने जा रही थी, लेकिन उसे कैंसिल करते हुए देहरादून में सरकार ने करवाया। आप लोगों ने उस मुद्दे को कितना उठाया, ये रीना जी, बताइए। आप पुरजोर लोगों ने तरीके से कहा, उठाया। सुनिए, जब जी। इस बात को लेकर पूरे तरीके से पुख्ता जानकारी नहीं थी और ना ही डिसीजन सरकार ने लिया था कि पहाड़ में ना करवाकर यहां पर करवाया जाएगा सत्र, तब आप लोगों ने कहा था डिबेट के अंदर ही बैठकर कि अगर ऐसा होता है तो हम ऐसा होने नहीं देंगे और हम सरकार को आईना दिखाएंगे। लेकिन आप लोग भी शांति शांति से चले जाते हैं और वहां पर सत्र संपन्न भी हो जाता नहीं, है। रीना जी, तो देखिए, यानी कि तो ये वही है ना कि फुटबॉल समझ रखा है आपने इस मुद्दे को, कभी बीजेपी खेलेगी तो कभी कांग्रेस खेलेगी। देखिए रीना जी, सत्र कराना तो सरकार के हाथ में, और उन्होंने जबरदस्ती देहरादून में जन भावनाओं के विपरीत, विधानसभाओं की विधायकों की भावना के विपरीत देहरादून में विधानसभा का सत्र आयोजित किया। माननीय हरीश रावत जी ने, आपने देखा, गैरसैंण के अंदर वहां पर गए, वहां पर धरना दिया, इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया, और अभी फिर 14 तारीख को वो फिर गैरसैंण में जाकर के तालाबंदी कर रहे हैं। तो कांग्रेस तो इस मामले को लगातार मुखरता के साथ उठा रही है। हमने 4 धाम यात्रा की विफलता को उठाया, इन्होंने पर्वतीय जनपदों में, देखिए, पुलिस की भर्ती में जनपदीय कैडर को खत्म किया, हमने उस मामले को भी पुरजोर तरीके से उठाया। कानून व्यवस्था आज पटरी से उतर चुकी है प्रदेश में। हरिद्वार में मां बेटी के साथ बलात्कार होता है, कुमाऊं में बलात्कार की झड़ियां लगी है, अभी विकास नगर में बलात्कार की घटनाएं हो रही है, हत्याएं चरम पर हैं। यही देहरादून में आपने देखिए, यही बनियावाला, ये ज्यादा से ज्यादा 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है ये आईएसबीटी से, वहां पर दिन दहाड़े लूट की घटनाएं होती हैं। तो इस प्रकार कानून व्यवस्था प्रदेश इनसे न कानून व्यवस्था संभल पा रही है, न विकास का कोई रोड मैप दे पा रहे हैं, न नौजवानों के लिए रोजगार का सवाल उठाने वाला कहीं, कोई नहीं है। रीना जी, तभी रीना जी, जगाने की ना कोशिश बेरोजगारों आपको के लिए रोजगार की कोई रीना नीति जी, इनके मैं पास एक है, चीज बताना ना ये निकाल पा चाहूंगा, रहे ये हैं। बलात्कार की बात कर रहे हैं, इनके ही अभी सरकार है राजस्थान में, इनके ही मंत्री है, इनके कैबिनेट मिनिस्टर है वहां पर, उन्हीं का ही बयान है संसद के अंदर, चलती हुई संसद के अंदर, कि ये राजस्थान है, जब बलात्कार की घटनाओं पे वहां पर प्रश्न उठाया गया, उन्होंने कहा ये मर्दों का प्रदेश है। इस प्रकार के शर्मसार बयान देते हैं, और आज ये बलात्कार की बात करते हैं। इनकी ना कोई नीयत है, ना विचारधारा, कोई नहीं। और दूसरा विकास की बात करते हैं, एक मिनट, ये आपके बीच में उत्तराखंड नहीं में बोला, डिबेट नहीं एक करना मिनट, चाहते, आपके ये बीच में नहीं बोला, राजस्थान जाएंगे, ये आपके बीच में ये नहीं बोला। महाराष्ट्र अगर जाएंगे, ऐसे नेताओं तो के मैं बयानों भी पर इनको लगेगा, बोलूंगा, तो आपके मैं भी भी बता नेता रहे ऐसे
कि अरे यही कारण है कि आप देखिए, दूसरों को आज नहीं सुनते और यही लिखा होगा कारण है कि कांग्रेस हर राज्य में इस प्रकार से हाल हो रहा है। सरेआम हो रहे हैं, एक मिनट, सरेआम एक खुल मिनट रहे रुक जाइए, हैं और एक मिनट पूरी रुक जाइए, दुनिया रुक देख जाइए, रही है कि शीशपाल भारतीय जी, जनता शीशपाल पार्टी जी, किस प्रकार आतंकवाद शीशपाल जी, सारे देश में एक राजनीति मिनट, कर रही है शीशपाल और जी, आतंकवाद को बढ़ावा दे रही एक है। बार शीशपाल जी रुक जाइए, आप लोग इधर कर्नल उधर की बात पुरोहित करते और हैं। कर्नल पठानिया को 9 साल तक सत्यवीर जी, इन्होंने बिना चार्ज के जेल में रखा, सत्यवीर जी, उसके लिए कौन उत्तरदायी है? ठीक है। यूपीए सरकार जीते थे, कांग्रेस उत्तरदायी है। आप बताइए इतने उन पे क्यों aggressive 9 क्यों साल तक हो रहे? जाते हैं? आप इतने कर्नल पठानिया और aggressive कर्नल क्यों हो पुरोहित जाते हैं? बताइए जरा मुझे, कानून- बताइए कानून- मुझे कानून पे कानून का मतलब क्या होता है? आप बिना आप चार्ज इतने को खोल aggressive दो के क्यों हो अंदर, जाते हैं, सर? बता इतने बात कर aggressive दो। क्यों हो रहे हैं? शांत होइए ना। नहीं, नहीं, कर्नल नहीं, पठानिया और संविधान शांति कर्नल से पठानिया जो चर्चा देश की कीजिए। रक्षा कर रहा है, नहीं है। कर्नल पुरोहित को अंदर जेल में रख दिया। बात करते हैं, एक चार्ज नहीं लगा उनके ऊपर। राजू मिश्र अपनी बात रखिए। मैम अब विकास की बात करते हैं, एक बल्ली वाला मिनट, फ्लाईओवर एक चलाई मिनट, जाएगी। लोकतंत्र पर एक नहीं, मिनट, ये अरे संविधान से लोकतंत्र देखिए, को बात कर रहे हैं जो अरे, जिन्होंने एक मिनट आपातकाल रुकिए लगाया इस ना, देश में, ये लोकतंत्र चल को बात रही कर रहे हैं। है। पूरे एक मिनट देश को रुक जाइए। आपातकाल में झोंक दिया, वो एक मिनट लोकतंत्र की रुक बात कर रहे आज हैं। आपात- केवल आज एक परिवार को देश बचाने के लिए। आज एक मिनट, देश की स्थिति शीशपाल आपात जी, होने वाली है। शीशपाल जी, मैं देश रोक रही हूँ। लोकतंत्र से एक नहीं मिनट, चल मैं रहा रोक रही हूँ आपको। 1971 में एक मिनट, इंदिरा रोक रही हूँ गांधी के आपको, जब शीशपाल जी। जब उनके रुक नौकरी रुक जाइए में प्लीज, हमारा एक मिनट, एक मिनट, ऐसे हमारा चर्चा नहीं हो सकती है। प्लीज शांति रखिए, शीशपाल को शांत शांति रहिए। रखिए, दोनों को शांत करवा रही हूँ मैं। शांत रहिए। देखिए रीना राजू मिश्र जी रखिए अपनी बात। देखिए रीना जी, हमारा प्रदेश अभी इस बरसात में जो हर साल इस प्रकार की बरसात होती है तो इसमें कई प्रकार की आपदाएं लेके आते हैं, लेकिन हमारे बीजेपी और कांग्रेस के जो साथी हैं उनको राजस्थान, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों से फुर्सत अगर मिल गई है तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा 1 मिनट के लिए शांत रह के उत्तराखंड के विषय पर भी बात कीजिए। उत्तराखंड के जो मूलभूत विषय है उनके विषय में भी बात कीजिए। आप क्यों आपस में धर्म को बीच में लेके आ जाते हो? आप क्यों आपस में राहुल गांधी को बीच में लेके आ जाते हो? आखिर आप प्रदेश के जो मूलभूत विषय है, युवाओं के विषय है, हमारे आम जन के मुद्दे हैं, उनके विषय में क्यों बात नहीं करना चाहते हो? आपको सुनना पड़ेगा। देखिए रीना जी, निश्चित रूप से आज हरीश रावत जी का जो मुद्दा जिस प्रकार से पार्टी में जी। जो भी चल रहा हो, ये आंतरिक मामला है, लेकिन जिस प्रकार से आज यहाँ पर उत्तराखंड में आप देख लीजिए, युवाओं में यूके एसएससी बोर्ड में किस प्रकार की धांधली होती है, उसके जो अध्यक्ष हैं एस राजू जी, उसके जो सचिव हैं बडोनी जी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मैं तारीफ करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जो कापड़ी जी हैं विधायक, उन्होंने इस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाया। हमें जो जनता के मूलभूत मुद्दों को जो वास्तविक रूप से उठा रहे हैं, विधानसभा पटल पर लेके आ रहे हैं, इसकी तारीफ भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर आए और आपस में हम एक दूसरे की कमियों को निकालें और बाकी हो गया। 1 घंटे का जो टाइम मिलता है यहाँ पर, इसका हम कुछ सकारात्मक रिजल्ट लेके जाए तो निश्चित रूप से। इसके अलावा आपने कहा कि गैरसैंण में हरीश रावत जी चले गए, तो क्या जाने से उन्होंने ये साबित कर दिया कि अब जो है विधानसभा वही होगी, ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है अब बीजेपी मान जाए कि वही है? भूतपूर्व मुख्यमंत्री है तो आप भी तो अपनी ताकत झोंके, आप भी तो दिखाएं कि किस प्रकार से पहाड़ के जो मुद्दे हैं उनको लेके उत्तराखंड राज्य बना, तो पहाड़ की राजधानी जो है वो गैरसैंण होनी चाहिए। शिवपाल जी ने अच्छा मुद्दा उठाया कि जो 4 धाम यात्रा का ये है सीजन है, ये क्या इसी साल के लिए हमेशा रहेगा? तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए। आप इससे अपना बचाव नहीं कर सकते हो कि 4 धाम यात्रा है तो इसमें ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है ये नहीं हो सकती है। अभी आगे के लिए मेरा सरकार को ये नसीहत है, 100 दिन के जो रोजगार का मुद्दा आगे आधा तो मुझे लगता है कि जो चुनाव थे, उपचुनाव थे, उसमें आपने गुजार दिए। आखिर बड़े बड़े जो बोर्ड होर्डिंग लगा के आपने उत्तराखंड के जो आम जनता के पैसे उनको आप बर्बाद किया आप लोगों ने। इस प्रकार के आम जनता के पैसों को बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। अगर आपको मुख्य रूप से जनता की सेवा करनी है, खनन में आप देख लीजिए, एक गाड़ी का आप चालान करते हैं, हजारों गाड़ियां वैसी चल रही है। शराब में आप देख लीजिए किस प्रकार की आबकारी विभाग सोया पड़ा हुआ है। इसके अलावा आप स्वास्थ्य विभाग में देख लीजिए किस प्रकार की दून हॉस्पिटल की हालत देख लीजिए। इस पे आप बात कीजिए, इस पर कार्य कीजिए। इसके साथ साथ जो हमारे पहाड़ का रुड़की वाली घटना है, इसमें क्या एक्शन आपने लिया, क्या हुआ? तो निश्चित रूप आप अपडेटेड नहीं हो क्या रुड़की घटना से? निश्चित रूप से इन मुद्दों को लेके ये दिखाता है कि सरकार जो है, आप तेलंगाना में बैठ के, तेलंगाना में पूरे जितने विधायक है, पूरे मंत्री गण है, वहां पर बैठ के आप उत्तराखंड के विषय में ये ज्ञान देते हैं। और दूसरी बात रीना जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि एक पेपर की मुख्य हेडलाइन थी कि अब तेलंगाना के जो नेता हैं उनको उत्तराखंड के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं या माननीय मंत्री, अन्य मंत्री लोग हैं, वो टिप्स देंगे कि चुनाव में कैसे जीता जाता है। तो आप टिप्स दीजिए, लेकिन पहाड़ के मुद्दे हैं इनकी भी बात कीजिए। बरसात का सीजन है, इसके बाद आपदाएं आने वाली आपदाएं होंगी। और बात कंप्लीट कर ली है शक्ति बर्तवाल जी।
निश्चित रूप से रीना जी, जो आज मुद्दा ये था कि जो कांग्रेस का आंतरिक जो संगठन पर जो लगातार एक के बाद एक हमले चल रहे हैं और जो लगातार वरिष्ठ जो नेता कह रहे हैं, मुद्दा उस बात का था। लेकिन आपके टीवी चैनल के माध्यम से हम ये बात कहते हैं, हर बार धार्मिक उन्माद पर किसी भी बात को नहीं करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य पार्टियां हो। इस देश का संविधान इतना मजबूत है कि कोई किसी के साथ कुछ गलत होने वाला नहीं है। हमें संवैधानिक दायरे में रहकर ही बात करनी चाहिए और बहुत फ़ायदा हो गया है पॉलिटिकल पार्टियों को भी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, समय समय इसका फ़ायदा हुआ, लेकिन देश को नुकसान हुआ है। तो ऐसी चीज़ों पर और खासकर नौजवानों पर, और सतबीर जी अभी युवा हैं, उनको बहुत लंबा रास्ता भी देखना है, राजनीति में भी देखना है, उनको नए लोगों को नए रास्ते दिखाने हैं। हमारे पहले वालों ने क्या क्या है, पुराने राजनीतिक लोगों ने क्या क्या क्या, हम उसी लाइन पर जाएंगे, ये बेहतर नहीं होगा। दूसरी बात जो मुद्दे की बात है, हरीश रावत जी का गैरसैंण जाना ही सिर्फ ये नहीं है क्योंकि हरीश रावत जी कांग्रेस पार्टी को अपनी ओर सेंट्रलाइज करना चाहते हैं। इसी कारण से मुझे लगता है यही एक वजह है जो लगातार एक के बाद एक विधायक उन पर हमलावर हो रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी पहल का हम स्वागत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन सबसे बड़ा होता है। संगठन में व्यक्ति की कुछ सीमाएं होती हैं और व्यक्ति को इतना बड़ा महत्व देना भी मैं समझता हूं बहुत फायदेमंद संगठन के लिए नहीं है। इसी वजह से लगातार ये जो संगठन रूप से बातें आ रही हैं, तो वो संगठन के जो लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि संगठन को मजबूत करने के लिए हमें कार्यकर्ता के बीच में जाना पड़ेगा। और कार्यकर्ता के बीच में रीना जी आप तभी जा सकते हैं जब आपके पास कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम कब होंगे? जैसे आपने भी अपनी बात से कहा कि भाई विपक्ष में आप हैं, ये आपने स्वीकार कर लिया है, लेकिन विपक्ष में रहकर विपक्ष की सशक्त भूमिका सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन चैनल या आप फेसबुक के माध्यम से नहीं कर सकते। आपको सड़क पर संघर्ष करना पड़ेगा और उस संघर्ष में आपको जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जब सरकार होती है तो सरकार तो अपने एक्शन में काम करती है। वो सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, लेकिन क्या आप जनता के लिए देना चाह रहे हैं? वाकई आपके मन में जनता के लिए सही रोड मैप है तो आपको बताना चाहिए और आपको दुरुस्त अपने संगठन की ओर देखना चाहिए, ना कि बीजेपी और दूसरे संगठनों की ओर। तो ये नसीहत सभी लोगों की तरफ से है। रीना जी, मैं कहना चाहूंगा, शराब पे अगर किसी को देखना है कि अगर 20 रुपए भी लगाता है किस प्रकार का जुर्माना लग रहा है, और निरंतर रोज अखबारों में खबरें आ रही है, और खनन पे भी जिस प्रकार से हिमाचल से तस्करी होती थी और उसका भी किस प्रकार से रोज आप देख रहे होंगे अखबारों में छप रहा है। और हम अखबार हमारे नहीं है, वो स्वतंत्र अखबार है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा 100 दिन में क्या हुआ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस निरंतर इसी राह पे चलेगी और खत्म होती जाएगी और हम निरंतर मजबूत होते जाएंगे। कांग्रेस मजबूती के साथ जनहित के अभी तक इनके 19 विधायक साथ में बैठे हैं, उठाती मजबूत रहेगी। है, हमारे जनपद पे युवा जाके और बैठ गए। अनुभवी अध्यक्ष आदरणीय करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ सांगठनिक ढांचे को मजबूत करते हुए हम ब्लॉक स्तर से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक कांग्रेस संगठन को पुनर्गठित कर रहे हैं, सभी मोर्चों को पुनर्गठित कर रहे हैं। और जो कांग्रेस के लिए कार्यकर्ताओं के जो प्रशिक्षण की जरूरत होगी उसके भी भविष्य में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। ठीक है सर, वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अच्छी बात है अगर आपका ये प्रोसेस चल रहा है, अगर आपकी प्रक्रिया चल रही है कि कैसे पार्टी और संगठन को मजबूत बनाना है, तो वाकई इसकी जरूरत आपकी पार्टी को है। लेकिन इसकी प्रक्रिया अगर प्रोसेस चल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कमजोर हुई है आपकी पार्टी, कमजोरी है, तभी आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक खुलकर मुखर होकर इस बात को सामने मीडिया के सामने रख रहे हैं। नमस्कार।